रघुवंश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज ये हमारी पहली वीडियो है। दरअसल ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन लोगों के बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो केवल ABCD ही जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक क्लियर ना होने की वजह से वो लोग इस प्रतियोगिता में कभी भाग ही नहीं ले पाते। और उन्हीं विद्यार्थी को केंद्र में रख के मैं ये वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को स्टार्ट से लेके मतलब बिल्कुल ABCD जिस बंदे को आती है, केवल ABCD ही आती है, वहां से स्टार्ट करके एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाने का हमारा ध्येय है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रघुवंश एकेडमी में आपका स्वागत है दोबारा। तो दरअसल हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ग्रामर। तो जब तक आप ग्रामर अच्छे से नहीं समझते किसी भी भाषा का, तब तक आप उस भाषा को समझने में असमर्थ फील करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले ग्रामर से ही। तो मैं आप लोगों को उस मेथड से पढ़ाऊंगा जिस मेथड से मेरे दादाजी ने मुझे पढ़ाया था, और उस मेथड के पढ़ने के बाद मुझे कभी भी किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और वो तरीका काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। तो उनका एक पुराना तरीका था, उसी से उन्होंने मुझे सिखाया था। तो मैं कोशिश करूंगा आपको भी इसी तरीके से सिखाने की, जिससे कि आप लोगों भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रामर में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, टेंस जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम साथ साथ आपको हिंदी भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको हर शब्द का एक अर्थ बिल्कुल क्लियर होता चले। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ आपको जो है एडवांस लेवल से या बीच के लेवल से सिखाना शुरू करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आधा कुछ आता हो और वहाँ से वो आपकी तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की जाएगी और ये मान कर चला जाएगा कि आपको ABCD के अलावा कुछ नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनको काफ़ी अच्छा कुछ आता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एडवांस लेवल के हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। अगर आपको बेसिक से कुछ चीज़ें सीखनी है तो आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप अपना समय बर्बाद ना करें। चलिए दोस्तों, वैसे भी ये वीडियो उनके लिए है जिनको बिल्कुल ही शुरुआत से सीखना है। तो टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं और प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान से मतलब है जो चीजें फिलहाल हाल में चल रही हों, यानी कि आज जो घटना अभी हो रही है वह हमारा वर्तमान काल है। जो चीजें हो चुकी हो, यानी कि कोई भी चीज यदि हो चुकी है, यानी कि अभी 10 मिनट पहले जो भी मैंने किया है वो अभी इस समय हमारा भूतकाल हो चुका है। यानी कि भूतकाल वो चीजें हैं जो चीजें हो चुकी हैं। वर्तमान चीजें वे हैं जो अभी करंट में चल रही हैं। और फ्यूचर वो है, फ्यूचर काल उसे कहते हैं जो चीजें अभी होने वाली है। जैसे फ्यूचर में कोई चीज अभी होने वाली है, चाहे वो 1 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 1 साल बाद, तो वो फ्यूचर टेंस में कहलाई जाएगी। तो उसे बोलने के लिए हमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि टेंस 3 प्रकार के हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। किसी भी काल में किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को बोलने के 4 तरीके होते हैं, यानी कि सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जो चीज अनिश्चित है उसको हम इंडेफिनिट कहेंगे।
जो चीजें लगातार चल रही है वह निरंतर होती है, उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट, जो चीज पूर्ण रूप से हो चुकी है वह परफेक्ट टेंस कहलाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर दोनों ही चीज आ जाती है, निरंतर भी है और चीजें हो भी चुकी हैं। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे किसी सेंटेंस को बनाया जाता है। किसी भी एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। मैं इसी तरीके से पढ़ा हूं तो मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। तो अब इन सब चीजों को समझिए कि एक ही सेंटेंस को लिखने के 4 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। चलिए सेंटेंस के प्रकार एक बार हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव ऐसे वाक्य हैं जिसमें न तो नहीं का प्रयोग हुआ हो, न ही कोई प्रश्न पूछा हो, तो उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव वे प्रश्न होते हैं जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा हो। तो इंटेरोगेटिव का मतलब है कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, जिन सब वाक्यों में सवाल पूछे जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, जिसमें नहीं का इस्तेमाल भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, इसमें दोनों ही शर्त पूरी हो रखी हैं, जिसमें या नहीं का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है और कोई सवाल हमसे पूछा भी नहीं गया है, तो इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके अंदर नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। इंटेरोगेटिव में जैसा हमें पता है कि सवाल पूछा जाता है, इसमें पहले ही सवाल पूछा है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज राम ए गुड बॉय, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कई बार मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य हो सकते हैं एक ही वाक्य के अंदर। तो इसमें क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, 2 शर्त पूरी होती है, क्या भी है और नहीं भी है। तो इंटेरोगेटिव भी है साथ ही नेगेटिव भी है। इज राम नॉट ए गुड बॉय, इसलिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक ही साथ है। चलिए और कुछ आगे देखते हैं क्या है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम अक्सर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ वैसे तो एक साधारण हिंदी भाषा में विषय होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ विषय न होके कर्ता है, यानी कर्ता वो चीज, वो व्यक्ति या वो वस्तु या कोई भी चीज हो सकती है जो किसी कार्य को कर रहा है। यानी कि चलिए इसको दोहराते हैं, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसके अंदर राम के बारे में बात हो रही है। राम ही इस पूरे सेंटेंस का केंद्र बिंदु है, इसलिए राम को हम सब्जेक्ट कहेंगे और राम को सब्जेक्ट मानकर ही इस वाक्य को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आगे चलने से पहले हमें ये चीजें भी समझनी जरूरी है कि सब्जेक्ट जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और 2 वचन।
जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए तब वह सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कहलाता है। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए वह प्लूरल कहलाता है या बहुवचन कहलाता है। चलिए देखते हैं कुछ सब्जेक्ट कौन कौन एक वचन के अंदर आते हैं और कौन कौन से बहुवचन के अंदर आते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट हैं। ही वह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह लड़कों, यह बॉयज के लिए या पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सी भी वह के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट यह के लिए होता है, अक्सर यह किसी वस्तु के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये तीनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं के लिए आई का प्रयोग करते हैं, हम के लिए वी का प्रयोग करते हैं, और यू जो है आप, तुम, मैं, तू, इन सब के लिए इंग्लिश में यू का इस्तेमाल किया जाता है। वे, जैसे कि वे लोग वहां जा रहे थे, वे लोग खाना खा रहे थे, तो उनके लिए इंग्लिश में वे शब्द के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। ये सभी के सभी प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। आप सोचेंगे कि मैं एक सिंगल है, लेकिन उसके बाद भी मैं को प्लूरल या बहुवचन कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अर्थ किसी के पास अभी तक नहीं है, लेकिन आई को आप हमेशा बहुवचन ही मानकर चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में यही चलन है, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। चलिए इनको कुछ उदाहरण के तौर से देखने की कोशिश करते हैं। राम एक लड़का है, राम एक वचन है क्योंकि ये एक है। श्याम एक लड़का है, तो श्याम भी एक है, इसलिए ये सिंगुलर है। स्काई, स्काई को हम एक मानते हैं, यानी एक वचन के अंदर स्काई को लिखा जाता है। यह, दिस, यह, ये एक के लिए इस्तेमाल होता है। दैट का मतलब वो होता है, दैट भी सिंगुलर कहलाता है। इट, इट यह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यह भी सिंगुलर ही यानी एक वचन कहलाता है। पेन, पेन सिंगल है, इसलिए यह भी एक वचन कहलाता है। राम एंड श्याम, अब ये दो हो गए हैं, एक राम एंड सेकंड श्याम, तो एक से ज्यादा होने के बाद ये प्लूरल बन जाएगा या बहुवचन बन जाएगा। पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग, इसलिए ये भी प्लूरल या बहुवचन कहलाएगा। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, और भीड़ भी बहुत ही ज्यादा लोगों की होती है, इसलिए इसे बहुवचन के अंदर रखा जाता है। दीज, दीज माने ये का मतलब एक से ज्यादा चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुवचन कहलाता है। दोज, वो का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि एक से ज्यादा, तो इसलिए ये भी बहुवचन कहलाता है। पेन जब तक सिंगल था तब तक एक वचन था, लेकिन पेन में एस लग गया है यानी पेन्स हो गया है, यानी कि एक से ज्यादा पेन हो गए हैं, तब ये बहुवचन के अंदर आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखते हैं। वर्ब कर्म या काम होता है, किसी सेंटेंस में किया जाने वाला काम ही वर्ब कहलाता है। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको हम वर्ब कहते हैं। चलिए अब एक नजर मेन वर्ब पे डालते हैं।
यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा मतलब होता है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो भी मेन कार्य हो रहा है उसको मेन वर्ब कहा जाता है। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इनको हम आगे देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे हम इनको अपने वाक्य बनाने में यूज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें थोड़ी भी आप चिंता ना करें, क्योंकि ये धीरे धीरे जब हम इन पे काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी याद हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं भी हो पा रही है, आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो आप चिंता ना करें। आगे आने वाले जो क्लासेस होंगी, जब इन पे आप काम करेंगे धीरे धीरे, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। और ये सभी काल के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट में यूज होती हैं, ये पास्ट में यूज होती है, ये प्रेजेंट में यूज होती हैं, ये पास्ट में यूज होती है, ये प्रेजेंट में यूज होती है, ये पास्ट में यूज होती है और ये फ्यूचर में यूज होती है। तो ये आप लोग जान जाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ काम आती है, उसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। इस पे ज़्यादा हमें फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आने वाले क्लासेस में आप इनको ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे। चलिए ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कारक कहा जाता है। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य का या उसकी अवस्था का प्रभाव पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। Object is the one which gets affected by the action of the state of the subject। तो इसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, ये सब चीज़ें जनरल सी हैं, आप लोग इनको बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए आपको बताई जा रही है। अभी आप इनको बस देखिए कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। यदि आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो आगे आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो डेफिनेटली आपको याद करनी है, क्योंकि उनके याद किए बगैर हम आगे चल नहीं सकते। जैसे कि आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप डे बाय डे में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स या वोकैबुलरीज लिखवाता रहूँगा। तो वो रजिस्टर आपको बनाना है। उस रजिस्टर में वो सारी के सारे वर्ड मीनिंग आपको जो है लिख लेने हैं, जो अभी तक आपने पहली बार देखे हैं, सुने हैं या पढ़े हैं। तो जो भी बीच में हम बात करेंगे या लिखेंगे, जो भी वर्ड नए आएंगे आप उनको लिखेंगे, उनके साथ में हिंदी भी लिखेंगे, क्योंकि मैं हिंदी भी साथ में बताता चलूँगा। इससे होगा क्या कि आपके पास एक रजिस्टर बन जाएगा जिसमें बहुत सारी वोकैबुलरी होगी, वो डेली बेसिस पे आपको याद करनी होगी। क्योंकि जब हम आगे चलते जाएंगे तो मैं वोकैबुलरी वो रिपीट करना बंद कर दूंगा। मैं ये मान के चलूँगा कि वो आपको याद हो गई है। जो नई वोकैबुलरी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, पुराने वाली मैं आपको बताना बंद कर दूंगा। इसलिए आप उनको ऐसे ही देख के मत रखिए, आप उनको लिखिए, उनको याद भी करना है डेली बेसिस पर। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये सारी चीजें देखी हैं। तो इसके लिए एक जनरल व्यू है। ये सेंटेंस कहलाता है जब ये पूरा वाक्य बन जाता है और इस वाक्य के अंदर राम की बात की जा रही है, तो राम इस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। राम मेरा दोस्त है, यानी कि ये मेरा दोस्त है, ये चीज इसके अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो अभी इसके अंदर मुख्य क्रिया हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब मुख्य क्रिया इसमें आ जाएगी। अभी इसमें मुख्य क्रिया और कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि इसमें राम है या मेरा दोस्त है, ये चीजें आ रही हैं। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर है। तो इसको हम बाद में सीखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आप जनरल आइडिया के लिए एक चार्ट तैयार किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। वो पागल नहीं है, इसके वाक्य में ये हुआ पूरा वाक्य और वाक्य के अंदर वो सब्जेक्ट हुआ, पागल नहीं है, यानी कि पागल ऑब्जेक्ट हुआ।
हम सब मम्मी के साथ थे, तो हम सब इस वाक्य के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और किसके साथ थे? मम्मी के साथ थे, तो इसलिए मम्मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप इसी तरीके से नीचे भी देख लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि किसी वाक्य के अंदर कौन सी चीज सब्जेक्ट होती है और कौन सी चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट होती है। अब निश्चित तौर से याद करने वाली चीजें आ चुकी हैं। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आपको याद होने चाहिए, किसका क्या मतलब होता है। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, साथ ही हिंदी में भी लिखा है। इन्हीं सबको आप अपने एक रजिस्टर में नोट करते चले जाएंगे और डे बाय डे इनको याद करेंगे। चलिए देखते हैं। वाई क्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है बल्कि। जैसे जब हम हिंदी में बोलते हैं आपने मुझे क्यों बुलाया, तो इसमें क्यों वर्ड हमने यूज किया है, इसलिए वहां पे वाई का यूज होगा। कहां और जहां के लिए वेयर का यूज होता है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम कहां गए थे, तो इसके लिए वेयर का यूज होगा कहां। और यदि अगर मैं कहूं कि मैं सर्कस देखने गया, जहां पर बहुत सारे आदमी सर्कस देखने आए हुए थे, तो उस जहां वर्ड के लिए भी वेयर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कौन, तुम कौन हो, इसके लिए हु का इस्तेमाल होगा। विच, कौन सा या जो के लिए इस्तेमाल होता है। हुम, किसको, जिसको, किसे, जिसे, इन सब के लिए विच का इस्तेमाल, हुम का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन, कब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ, किस तरह या कैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट, क्या, क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हाट। हुज, किसका या जिसका के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। इनको आपको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि ये चीजें बार बार सेंटेंस के अंदर आती रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए आपको इन्हें याद करना कंपलसरी है। तो आप इनको याद ही करेंगे हर हाल में। ये एक दो वर्ड और हैं जो आपको कल की क्लास के लिए तैयार करने हैं। ये आसान से वर्ड है, शायद आपको आते हो, कुछ को नहीं भी आते हो। दरअसल हम ये मान के ही चल रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ ABCD के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए हमारी लिखने की मजबूरी है। कुछ लोगों को ये सब चीजें आती होंगी तो शायद उनको बकवास लग रही होगी, लेकिन दरअसल ये वीडियो ही उन लोगों के लिए है जिनको नहीं है कुछ आता। तो आप लोग मुझे क्षमा करें, ये छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं शायद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो बेचारे नहीं जानते हैं, तो ये सब उन्हीं के लिए है। तो चलिए देखते हैं। यहां शब्द के लिए इंग्लिश में हेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां के लिए इंग्लिश में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस, यह के लिए किया जाता है। और दैट, वह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वस्तु के लिए किया जाता है। और दीज, ये पास वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरे पास, मैं बोलूं कि ये पेन्स, तो ये पास वाली चीज जो हुई, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है दीज। दोज, जो चीजें दूर होती हैं उनके लिए वे का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अक्सर वस्तुओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी वस्तुओं के लिए ही अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे दिस बुक, यह किताब, या ये किताब। ये किताब पास है इसलिए इसको दिस कहा गया है। वो किताब, ये किताब दूर है इसलिए इसको दैट बुक कहा गया है। ये किताब या ये किताबें, तो अब ये एक से ज्यादा हो गई हैं। ये किताबें, तो ये दीज बुक्स कहलाएंगी। वो किताबें यानी कि एक से ज्यादा किताबें लेकिन दूर हैं, तो उनको दोज बुक्स कहा जाएगा। जैसे ही वे बच्चे, दो चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन, दे माने भी वे होता है, लेकिन ये वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहां दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज
और दे। दीज फिशेज, मछलियां 5 है तो ये दीज होगा, ये मछलियां। दीज ऑल बॉयज, ये सब लड़के, क्योंकि लड़के 5 हैं इसलिए दीज बॉयज कहला रहे हैं। दूर होंगे तो ये दे बॉयज कहलाएंगे, दोज बॉयज कहलाएंगे, वो लड़के। और ये अगर हम पूरा पढ़ें वो दोनों लड़के तो हम लिखेंगे दोज बोथ बॉयज या दे बोथ बॉयज। तो ये एग्जाम्पल के लिए है, आप आगे समझ जाएंगे जब धीरे धीरे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की क्लास में इतना ही बहुत है। कल हम फिर आगे की कार्रवाई को पढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें अभी सीखनी बाकी है। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से दोस्तों इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है तो शुरुआत में हम बहुत सारा प्रेशर आप लोगों को नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपके समझ में आने लगेगी तब आप दूसरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।